हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, जो सेशन 2021 के लिए सीबीएसई ने दिया है। टोटल टाइमिंग है इसमें 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 40। टोटल ये जो पेपर है वो 3 सेक्शन में कवर्ड है, ए, बी एंड सी में। ए और बी सेम सेक्शन है कि 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होंगे और उसमें से आपको कोई भी 16 अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन हो गए, कोई भी इसके आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 40। ठीक है, ये जो पेपर का सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, वो आपको बोर्ड का एग्ज़ाम है नवंबर में, उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले आपको लीस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर है 2। अब इन दोनों का हमें क्या निकालने को कहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, और एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। तो हमें रेशियो कहा गया था एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 4 डिवाइडेड 2 क्या हो जाएगा, 2/1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3, 15x + 21y = k कोइंसाइड इज। तो देखो, सबसे पहले आपको इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, जो थर्ड चैप्टर में टेबल है उसके लिए। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये जो इक्वेशन है उनको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो हमें a1 b1 c1 मिल गए, a2 b2 c2 मिल गए। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a1 है हमारे पास 5, a2 15, b1 7, b2 21 एंड c1 c2 भी इसी तरह से मिल जाएंगे। अब मुझे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, लास्ट के जो 2 टर्म है उनको। तो 7/21 = -3/k। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 21 हो जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। ऑप्शन हमारा ए होगा आंसर। ये टेबल है जो आपको हेल्प करेगा, जो थर्ड चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर से 3 या 4 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है, बेसिक में और इसमें भी, और अभी जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी थे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज। ठीक है, तो इसका हम पहले फिगर देख लेते हैं कि 200 मीटर ईस्ट की तरफ और उसके बाद 150 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो ये सिंपल है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन ईजी है इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250। ये जो डिस्टेंस है वो, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मेथड होगी और शॉर्ट ट्रिक होती होगी वो क्वेश्चन मैं डिटेल से करवाऊंगा। अदरवाइज जो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज। तो देखो, सबसे पहले हम रोम्बस की फिगर को समझते हैं। ठीक है, रोम्बस में होता क्या है, सारे साइड इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल हमें दिया है 24 मीटर, दूसरा दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब देखो, डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो AC पूरा 24 दिया है, तो AO उसमें 12 होगा और OC भी 12 होगा, उसका हाफ हो जाएगा। BD अगर 32 है तो BO 16 होगा और OD भी 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रोम्बस की साइड फाइंड कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हम बाहर निकाल देते हैं इसमें से, AOB। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम जो लाए थे वो लिख दी मैंने, 16 और 12। तो रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हेल्प करेगा। तो अगेन हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 का 256, दोनों का 400 हो जाएगा, और 400 किसका स्क्वायर है, 20। तो हमें साइड मिल गए 20। अब यहाँ पे यही स्टेटमेंट का मतलब हमें समझना है कि एल्टीट्यूड फाइंड करें कैसे। ठीक है, एल्टीट्यूड वाला रोम्बस का कोई फॉर्मूला नहीं है।
पर एक्चुअली क्लास 8 में एक चैप्टर आता था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल करके, ठीक है, उसका एक स्टेटमेंट आता था जो अभी आएगा, देखो कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि हर एक रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। उसका मतलब रोम्बस के एरिया को हम पैरेललोग्राम के एरिया के साथ इक्वल बता सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह हम पैरेललोग्राम के साथ उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का हमें यूज़ करना है और उसके बाद एल्टीट्यूड हमें मिलेगा। देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड। तो d1 हमारे पास है, d1 हम 24 ले लेते, d2 हमारे पास है 32, बेस हमारे पास है 20 जो हमने सबकी साइड फाइंड की रोम्बस की, और हाइट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 12 जा 2 10 जा हो जाएगा और 2 6 जा 32 6 जा 192, और ये 10 डिवाइड में आ जाएगा तो हमें हाइट मिल जाएगी 19.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? 2 कॉइन्स यहाँ पे टॉस किए गए तो हमें टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? तो टोटल आउटकम होंगे हमारे पास हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल एंड हेड हेड, यानी कि टोटल 4 आउटकम मिलेंगे। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हेड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम होगा तो चलेगा, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। तो देखो सिर्फ एक ही हेड है, वो कहाँ पे, एक यहाँ पे है हेड टेल में, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट का है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक से, इसलिए ये आउटकम नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 3 होंगे यहाँ पे, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड इज, ये रिजल्ट हमें 3 मिले थे, टोटल 4 थे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Triangular ABC similar triangular PQR. If AM and PN are altitudes of ABC and PQR respectively, then AB square divided by PQ square is equal to 4:9 दिया है हमें. Then AM is to PN is equal to what? तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो मांगा है। तो सिंपल क्वेश्चन है सिमिलरिटी के ऊपर से कि 2 ट्राइंगल है जो सिमिलर है। तो जब 2 ट्राइंगुलर सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर साइड्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ये साइड्स का नाम यहाँ पे लिखना था, ये साइड है यहाँ पे और ये एल्टीट्यूड है, सिर्फ इंटरचेंज हो गया है। ओके, तो ये साइड है ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड हमारे पास है ए एम अपॉन पी एन। तो हमारे पास जो दिया है ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर दिया है 4:9, तो ए बी अपन पी क्यू क्या होगा, उनका स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 का 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 जो कि ऑप्शन डी है। ये तो मुझे यहाँ पे समझाना होता है इसलिए इतना लिखा हुआ होता है, आपको सिर्फ सीधा 4:9 का स्क्वायर रूट निकाल के टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 देन बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो एंगल फाइंड करने वाले होते हैं, वो ऑप्शन से ही पुट करने से हो जाते हैं। सबसे पहला मेथड हम लगाते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो सिंपल है, एक एक करके रखना चालू करो, जिसमें LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप रखोगे बीटा की जगह 0, तो साइन बीटा 0 हो जाता है तो 0 हो जाता है वो, ठीक है। माइनस कॉस 0 1 होता है इज इक्वल टू 2, तो आप देखोगे -1 इज इक्वल टू 2, तो LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह 90 रखो, तो 2 साइन 90 क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है इज इक्वल टू 2, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2, तो LHS और RHS वेरीफाई हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप 45 रखोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 30 रखोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब ये एक ही तरीका नहीं है, पर ये वन ऑफ द ईजीएस्ट तरीका है। आपको MCQ में पूछे तो यही आपको करना है, पर अगर बाय चांस याद ना आए तो दूसरा तरीका भी होता है इसको करने का, कि या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो कैसे, कि 2 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल माइनस है कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, ठीक है, सामने 2 है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा
ये -1 अपोजिट तरफ जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल क्या आएगा 3/3 1। 1 कब आता है जब 90 की वैल्यू होती है तभी आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आप कर सकते हो। तो देखो वो कैसे होता है कि आपको क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर बीटा दिया हुआ है और 2 यहाँ पे अकेला है, ठीक है, तो 2 × 1 लिख सकते हैं। तो उस 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देता हूँ। तो देखो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो कॉस के बराबर 0 आ जाएगा, कॉस के बराबर 0 कौन में आएगा 9 में आता है। तो आप ये तीनों मेथड से इसको देख सकते हो, तीनों ही ईजी है, पर सब पहली वाली सबसे ईजी है जो बीटा वाला रखते हैं वो। तो आप जो भी चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपांशन 44.123 आर। तो देखो डिनोमिनेटर का एक्सपांशन प्राइम फैक्टर एक्सपांशन का है कि 0.123 है यहाँ पे, यानी टर्मिनेट नंबर है। अब टर्मिनेट नंबर तभी आता है आंसर जब या तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 बचा हो, या तो ओनली 5 बचा हो, या तो फिर 2 और 5 दोनों बचे हो। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 2 3 नहीं हो सकता, 2 3 5 नहीं हो सकता, 2 5 ये होगा हमारा, 3 5 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मैं a और b की डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ। तो देखो मैं x के बराबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, a के बराबर 2 मतलब, तो a लाइन होगी उसकी x बराबर 2 की, y 0 होता है उसमें, और y बराबर b, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो, तो दोनों क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा इस तरह देखने का तरीका ऐसा है कि 3rd चैप्टर में हम चले जाते हैं, ये टेबल से भी होता है। देखो कैसे कि x प्लस 0y, y नहीं था तो हमने 0y लिख दिया, a इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x नहीं है तो 0x लिख लेंगे, प्लस y बाई b इस तरफ आ जाएगा तो -b। तो अब इसमें हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं, a2 b2 c2। तो देखो a1/a2 क्या होता है, देखो तो 1/0 होगा, और b1/b2 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाता है, पर पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 विच मीन्स इट्स अ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप दोनों तरीकों से इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन पॉइंट को मैंने b लिया हुआ है 0 0 और a को -5 6। तो ये तो सिंपल डिस्टेंस के ऊपर से फॉर्मूला है, इसका सिंपल कैलकुलेशन है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ए बी स्क्वायर 61 आएगा तो उसका रूट हो जाएगा 61 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ए इज। देखो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9 से उठाया गया है, तो आपको उसमें ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी उसको याद करो, और अगर नहीं याद है तो इससे रिमेंबर कर लो इसे अच्छे से कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ऑलवेज आंसर हमें इरेशनल मिलता है। आप सम करो या डिफरेंस निकालो, एक रेशनल और एक इरेशनल का। फिर सेकंड पॉइंट ये याद रखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये खास अच्छे से पढ़ना। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल मिलेगा। एंड थर्ड, इफ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी 2 इरेशनल नंबर, तो उसका आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर के बराबर 23/5 है, तो ए के बराबर क्या हो जाएगा √23/25, रूट चल जाएगा, तो ए के बराबर √23 और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो ऊपर इरेशनल है नीचे रेशनल है, तो ये वाले सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज़ किया है। हमें आंसर क्या मिलना चाहिए डिवाइड करके, इरेशनल आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ LCM ऑफ x18 इज इक्वल टू 36 एंड HCF ऑफ x18 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट इज इक्वल ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो x इंटू 18, 18 2 जा कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
इन ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू √3 देन cos a cos c माइनस sin a sin c क्या होगा। तो देखो राइट ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी के ऊपर यहाँ पे। अब इसे अच्छे से समझ लेना कि tan a के बराबर अगर √3 है तो √3 कब वैल्यू आती है tan की, हमें टेबल याद होना चाहिए इसके लिए, 60 पे आती है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 60 है, और ये क्या है 90 है। तो डेफिनेटली हमारा ये तीसरा एंगल कौन सा होगा, 90 और 60 150, तो ये 30 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो सारे मिल गए हमें, अब सबको रख दो अंदर, एक की जगह पे 60, इसकी जगह पे 30, 60 एंड 30। हम वैल्यू देख लेते पुट करके, तो देखो सेम ही है, सेम अगर माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि आप साइड का रेशियो निकाल के कर सकते हो कि आपको पहले क्या चाहिए, cos a चाहिए ना, तो tan a की मदद से आपने क्या निकाला √3/1, तो आपको हाइपोटेनियस 2 मिल जाएगा। अब आप cos a निकालो कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस वैसे निकालो, cos c निकालो, sin a निकालो, sin c, तो साइड के जो रेशियो है उससे भी हो सकता है, पर ये ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14, if the angles of triangular ABC are in ratio 1:1:2 respectively, then the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is equal to what। तो सबसे पहले जो हमें एंगल दिए वो रेशियो में दिए, तो हम रेशियो में एंगल का जो मेजर होता है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, x मल्टीप्लाई करके करते थे प्रीवियस स्टैंडर्ड में। A हो जाएगा 1x, B हो जाएगा 1x और C 2x हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि उन तीनों का एडिशन कितना होता है 180 होता है। तो इसके ऊपर से हमें x मिल जाएगा, x हमें मिलता है 45, तो a और b के से एंगल हो जाएंगे 45 क्योंकि सेम ही है, और 2x है तो c 90 हो जाएगा। तो हम वैल्यू रख देते हैं सारी, sec 45 अपन cosec 45 माइनस tan 45 अपन cot 45। sec 45 और cosec 45 √2 होते हैं, ये 1 होते, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। Question number 15. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is what। तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है कि एक व्हील है उसका रेडियस 0.7 मीटर है, उसने 176 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो कितने रिवॉल्यूशन में किया होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि 1 रिवॉल्यूशन के बराबर 1 सर्कम्फरेंस होता है, ठीक है। तो हम पहले 1 सर्कम्फरेंस निकाल देते हैं। c इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2πr, 2π की वैल्यू 22/7, r हमें 0.7 दिया है तो उसे मैं 7/10 लिख सकता हूँ। 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 22 करो 44 और डिवाइडेड 10 कर दो तो 4.4 मीटर मिल जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है 4.4 मीटर, तो 176 मीटर पे कितने रिवॉल्यूशन हुए होंगे, तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 4.4 मीटर पे 1 रिवॉल्यूशन हुआ है, तो 176 मीटर पे कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो 176 1 जा और डिवाइडेड बाय 4.4, तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 40। तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने होंगे 40 रिवॉल्यूशन कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ट्राइंगुलर ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड ABC सिमिलर DEF दिया हुआ है, EF की वैल्यू दी 4 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ DEF इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे हम पहले इसको फिगर में देखते हैं कि ABC सिमिलर DEF दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो अच्छे से कि जब भी सिमिलरिटी आती है तो उसके साइड्स के जो रेशियो हो जाते हैं वो प्रोपोर्शनल AB/DE, BC/EF एंड AC/DF लिख लेते हैं। देखो कैसे, तो देखो सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं ABC और DF, ये सिमिलर है, हमें EF दिया हुआ है, बाकी की ये जो साइड्स है वो अननोन है, ठीक है। तो जब भी हमें ये साइड्स फाइंड करने तो हम इस तरह से लिखते हैं सिमिलरिटी में AB/DE, BC/EF और AC/DF। जैसे सिमिलर होते हैं ट्राइंगल तो हम उनके रेशियो को इस तरह से लिख लेते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, वो भी DEF का। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड, तो मुझे इस पर सिर्फ EF नोन है, ये दोनों अननोन है, तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो जो वैल्यू है हमारे पास वो हम रख देते हैं, AB पता है, BC और EF और AC। तो अब हम क्या करेंगे, देखो DE और DF वही है जो हमारे बाकी है वो, तो हम क्या करते हैं किसी भी दो को पहले कंपेयर करते हैं। तो देखो ये ग्रीन वाले से मैंने 3/D और 2/4 को कंपेयर किया, तो देखो 2 2 जा कट और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, मुझे डी एफ निकालना है, तो मैं डी एफ वाले से कंपेयर करता हूँ। तो देखो ये रेड लाइन देखो, 2.5 अपॉन डी एफ और 2/4 के साथ कंपेयर करते हैं, तो 2 2 जा कट हो जाएगा और 2 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब उनको हम यहाँ रख देते, डी 6 ई एफ 4 5, तो हमारा आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ डी ई पैरेलल बी सी, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन डी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो ए डी ई सिमिलर ए बी सी। अब देखो ये कहाँ से आया, तो सबसे पहले डी ई पैरेलल बी सी। अगर ये फिगर अच्छे से याद है तो हम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं इसी के ऊपर से करते हैं। जब भी एक ट्राइंगल में इस तरह से दो लाइन जब पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो दोनों ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी दोनों ही सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो ए डी ई और ए बी सी दोनों ही क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब हम सिमिलर होता है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, डी ई अपॉन बी सी एंड ए ई अपॉन ए सी। तो अब हमें जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं कौन सी हमारे पास। तो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू जो है, ए डी की 3 वैल्यू है, डी बी की 4 है और बी सी की 14 दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे 14। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कैसे आई, 4 + 3 को प्लस करके 7 आई। तो अब हमारे पास डी ई अपॉन 14 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, सिर्फ डी, तो हम इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 14 इस तरफ चला जाएगा, देखो 3/7, तो 3/7 14 इस तरफ आ जाएगा, तो 7 2 जा और 3 2 जा कट होके आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमसे डी मांगा था इसलिए। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखो, इसी क्वेश्चन में ये दूसरे तरीके से याद रखो, वैसे है तो यही का यही, पर इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ। देखो जब भी ये दो लाइन, ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल आए ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, इस तरह से लिख लो, हमेशा आंसर हम मिल ही जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन 34 में आता है, जो देखना वहाँ पे वो फटाफट हो जाता है। ए डी अपॉन डी लिख दो पहले ही, इसी तरह से याद रखो, ए डी अपॉन डी, और लार्जेस्ट ट्राइंगल में लो ए बी अपॉन बी सी लिख लो, ठीक है। जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो तभी की बात कर रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया है। ये जो डी है उसको नीचे भेज दिया है और ये जो ए बी था उसको ऊपर भेज दिया है, देखो वही का वही है। पर क्या है, हमें सिमिलरिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एमसीक्यू करते हैं तो डायरेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या किया, ए डी अपॉन डी लिख दो डायरेक्टली, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी लिख दो, ठीक है। अब पुट करो, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें सिमिलरिटी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है जब दो लाइन बीच में पैरेलल दी हो। इसका फ़ायदा आपको 34 क्वेश्चन में होगा, तो देखो आगे क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा एंड 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो इसका मतलब tan बीटा क्या होगा, 3/4 होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी दो तरीक़ों से होता है। तो पहला तरीका देखो, सबसे पहले अगर tan बीटा 3/4 होता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर से आप क्या निकाल दो, साइन बीटा और कॉस बीटा निकाल दो। साइन बीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3/5, 4/5 वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं हम। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा देख लो, 4 3 ज़ा 12/5 वही है, 4 3 ज़ा 12/5 से वही है। तो ये न्यूमरेटर में बीच में माइनस है, तो ये 0 हो रहा है, तो नीचे वाला सॉल्व ही मत करो। अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो डिनोमिनेटर कुछ भी आए, आंसर हमारा 0 है, ठीक है। तो आंसर यही से हो जाता है, 0 आंसर आएगा हमारा। अब इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो सॉरी कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, हमने कॉस बीटा से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन बीटा अपन कॉस बीटा क्या होता है, tan बीटा, ये 1 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों,
ठीक है। तो 4 tan बीटा -3, 4 tan बीटा +3, tan बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/4, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा, नीचे वाला सॉल्व मत करो, रहने दो, 0 जो भी आता है 0 हो जाता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2, देन द सेकंड इक्वेशन कैन बी। देखो डिपेंडेंट लीनियर कंडीशन की इक्वेशन क्या होता है उसका, देखो उसके इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, -5x + 7y - 2। अब हमें हर एक इक्वेशन के साथ ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखो इसका a1 होता है -5, इसका a2 होता है 10, तो माइनस और एक प्लस है, इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरे का है b1 7 और b2 है 40। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कभी इक्वल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसल। दूसरा देखो b -5/-10, फिर 7/-14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, अगेन नॉट इक्वल टू, ठीक है। c1 c2 तो हम बाद में चेक करते, पहले a1 b1 तो हो जाए। तो -5/-10 = 7/14। तो देखो ये माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 2 ज़ा, तो ये होता है, ठीक है, 1/2 अब c1/c2 चेक करो। तो देखो c1 क्या है मेरे पास -2 और c2 क्या है यहाँ पे 4, तो देखो ये नेगेटिव आता है। तो हमारी कंडीशन तो क्या है, तीन दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, डी, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। हम चेक भी कर लेते हैं, पर अगर 3 कैंसिल हो जाते चौथा ही आंसर होता है, उससे चेक मत करो। 7/-14 = -2/-4, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, तो देखो सबके ऊपर -1/2 बचता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है इसका कि जो डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसमें हम अगर ये सिर्फ कॉमन ही निकाल दे तो भी आंसर निकल जाता है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ सबको 2 से डिवाइड कर दो इसी इक्वेशन को, तो देखो ये क्या हो जाएगा 5x - 7y, -4 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, प्लस सॉरी उसको भी 2 से डिवाइड करना था, रह गया 2, ठीक है। सबको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको इस तरफ भी ले आए, तो ये हो गया। तो देखो ये दोनों ही इक्वेशन सेम होते हैं, देखो ये इक्वेशन सेम ही है, अगर दोनों की कंडीशन में चेंज कर दूँ, x को जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव ले लूँ और नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दूँ, तो सेम ही इक्वेशन बनता है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, तभी वो डिपेंडेंट बनते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, चेक कर सकते हो, और ये कंडीशन तो है ही, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने 26, तो नीचे तो टोटल 26 आएगा। अब इसको कैसे काउंट करना है, तो ये याद रखना है इसमें सिर्फ कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल 11 है। अब देखो उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, एम रिपीट हो रहा है, एक रिपीट हुआ, ठीक है। फिर टी रिपीट हो रहा है, एक टी रिपीट हो रहा है, और दूसरा कौन सा रिपीट हो रहा है MAT, ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ए हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए जो रिपीट हो रहा है, एक एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाले सिर्फ एक ही बार करने, तो जो एक्स्ट्रा 3 आए उसको माइनस कर दो, तो कितने बचते हैं फेवरेबल आउटकम 8 बचे, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 8/26 क्या होता है 4/13, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 12 15 देन देयर HCF इज 81 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स। अब देखो कुछ बच्चों के डायरेक्टली ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको लिए। देखो अब सपोज करो, छोटा एग्जांपल पे लेता हूँ पहले, कभी भी बड़े क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो छोटे नंबर ले लो पहले, कि 2 नंबर है उनका सम देखो, मैं लेता हूँ एक नंबर 2 लेता हूँ और दूसरा 8 लेता हूँ, उनका एडिशन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों नंबर का 2 और 8 का मैं HCF निकालता हूँ, कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। तब यही जो नंबर है उसको मैं रीराइट करता हूँ पर अलग तरीके से। तो देखो इसे ध्यान से, 2 और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 1 जा लिख सकता हूँ, और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 4 जा इज इक्वल टू 10। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि
वो दोनों का जो एडिशन था वो कैसे बना था, उनके अंदर जो HCF था, ठीक है, वो कॉमन था। ठीक है, यहाँ 2 1 था और A 2 4 था। तो ये जो 2 कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो 10 के नीचे 2 चला जाएगा और कॉमन निकाल देंगे, तो मुझे 1 + 4 = क्या मिल जाएगा, 5। तो 1 + 4 = 5 है। उनके ये नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि HCF को निकाल दो बाहर और फिर जो एडिशन बचता है उनका एडिशन चाहिए। तो देखो 5 किस किस का एडिशन होता है, एक 1 और 4 का होता है, किसी और नंबर का भी तो होता है, 2 + 3 का भी तो होता है। ये नंबर कैसे है, देखो प्राइम नंबर है 1 और 4, जिनका HCF जो है वो 1 होता है। 2 को ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो मुझे कितने पेयर मिले, एक 1 and 4 मिला और दूसरा 2 and 3 मिला। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देख लिया ना आपको, अब आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो कि सम ऑफ 2 नंबर 12 15 है, तो मैं कोई नंबर मान लेता हूँ ये x है और y है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से है, = 12 15 होता है। उनका HCF है, तो अब इक्वेशन देखो, HCF x और y का कितना दिया, 81, यानी कि ये नंबर एक्चुअली में कैसे होंगे, 81 × x × 81 × y। ये कैसे सा है, तो इसको देख के समझ लो कि HCF में 2 कॉमन था ना, इसलिए अब इसी 81 को जो कॉमन आया उसको निकालो और 12 15 के डिनोमिनेटर में रख दो, तो x + y = कितना आया, 15 आया। अब x और y ऐसे प्राइम नंबर होंगे जिनका HCF 1 होता होगा, प्राइम नंबर का HCF 1 ही होता है और उनका एडिशन 15 होता होगा। तो हम देख लेते हैं कितने नंबर का एडिशन 15 होता है। देखो 1 + 14 15 होता है, 2 + 13 15 होता है, 3 + 12 और एट्सेट्रा, जितने भी नंबर का एडिशन होता है मैंने सारे लिखे हुए। अब उसमें से प्राइम ढूंढो, ठीक है, को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता हो, को प्राइम की बात कर रहे हैं। तो 1 और 14 जिनका कॉमन HCF कितना है, 1 है, ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम हो गए एक दूसरे के, तो ये पेयर बनेगा। 2 और 13 देखो एक दूसरे के को प्राइम बन गए, उनका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये भी होगा। फिर देखो 3 और 12, तो ये नहीं होगा क्योंकि 12 के टेबल में 3 आ जाता है, 3 4 जा, तो ये नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं है एक दूसरे के। 4 और 11 हो जाएंगे, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 5 और 10 नहीं होगा, 10 के टेबल में 5 आ जाता है। 6 और 9 नहीं होंगे क्योंकि 9 के टेबल में भी 3 आता है और यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आता है और 3 के टेबल में ही 6 आता है, तो 3 कॉमन हो गया। 7 और 8 में सिर्फ कोई नहीं आता है। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर मिले, 1 and 14, 2 and 13, 4 and 11 and 7 and 8, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है वो को प्राइम के ऊपर है कि जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय AB and CD respectively. What is the area of triangular formed by these two lines and the line x = 0? तो देखो ये ग्राफ देखो, हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। अब देखो यहाँ पे AB ये लाइन है और ये CD है और तीसरी लाइन का है x = 0, तो x = 0 क्या होती है, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर यानी कि एरिया ऑफ हमें निकालना है ACD, ये वाला एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ACD निकाल देते हैं। तो देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो इसका बेस देखो, इस ट्राइंगल का ACD का, एक यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 5 और 6, तो उसका बेस कितना है, 1/2 बेस है 6, हाइट देख लो यहाँ से ये यहाँ तक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितना है हाइट, 2 है, तो 2 3 जा 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कोऑर्डिनेट लिख के किया जा सकता है, पर वो सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है, तो आपने वो नहीं सीखा होगा इसलिए उसको छोड़ देते हैं। 22 में सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 देन 10⁻20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको डायरेक्टली हम एंगल पुट कर सकते हैं कि 45 अगर रख दो अल्फा की जगह पे, अगर आपको वैल्यू अच्छे से आती है, तो 1045 प्लस कॉट 45 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो देखो LHS और RHS सेम आ रहा है, तो सेम हम अल्फ़ा की 45 यहाँ पे रख देते, इसका मतलब क्या होगा 1/20 प्लस 1/20, तो अगेन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, 1 का पावर कितना भी हो, तो 10⁻20 अल्फ़ा प्लस कॉट 20 अल्फ़ा हमारा आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 217x + 131y इज इक्वल टू 913
131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, देन फाइंड द x प्लस वाई। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x के आगे जो नंबर हो दूसरे इक्वेशन में y के आगे होता है, फिर y के आगे जो नंबर हो दूसरे इक्वेशन में x के आगे होता है, तो दोनों का ऑलवेज एडिशन कर दो, आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 348 और इनका एडिशन हो जाएगा 1740। 348 को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो तो हमें x प्लस वाई क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो, जिस बच्चे का एरिथमेटिक अच्छा है, टेबल्स वगैरह, उसको ये डायरेक्टली भी समझ में आ सकता है। देखो, इतना भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। अगर ध्यान से देखो तो अगर आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आता है तो x की जगह पे 3 रख दो, ट्रायल एंड एरर से ही पता चल जाएगा। तो 217 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो 651 हो जाएगा। और y की जगह पे 2 रख के देखो, अगर आपको इक्वेशन देख के ही समझ में आ जाता है तो 262 हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर यहीं पे आया, यानी x 3 था और y 2 था, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर p and q where p greater than q is 2 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है उसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब देखो, टू नंबर है प्रोडक्ट, वो p and q है। अब दोनों ही प्राइम नंबर है तो उनका HCF ऑलवेज क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, और LCM हमें दिया हुआ है 2 to 1, HCF 1 हो गया। अब देखो, ठीक है, तो p 2 to 1 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो p इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 to 1 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 17, 1 को हमने नहीं लिखा। तो अब ये हो गया आंसर हमारा कि p जो है वो बड़ा नंबर है q से, तो बड़ा नंबर कौन है 17, और q कैसा है, छोटा है, यानी q के बराबर 13 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है 3p माइनस q, तो p की जगह पे 17 3 हो जाएगा 51 माइनस 13, तो आंसर हो जाएगा 38, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन नीदर किंग नॉर क्वीन। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, पहले वो देखो। टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52। अब हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि किंग और क्वीन ना होने की। तो किंग का कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4, और क्वीन के कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोनों के मिलके 8। अब ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो नहीं होने के लिए क्या कितने होंगे, 50 में से 8 माइनस कर दो 52 में से। तो कार्ड इज़ नाइदर किंग और क्वीन, तो 52 में से 8 माइनस कर दो, तो इसमें किंग और क्वीन कभी नहीं आएंगे। तो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो P ऑफ E इज इक्वल टू 44 फेवरेबल आउटकम है और टोटल है 52। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 फोर्जा लिख सकते हैं, इसको 13 फोर्जा लिख सकते हैं, 4 4 कैंसिल आउट, हमारा आंसर होगा 11/13। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक की फिगर है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 से कम एक बार आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक बार तो आना चाहिए। तो देखो 5 कहाँ है, 1 2 3 4, और यहाँ पे तो पूरे 6 बार है, 10 हो गएंगे, ये सबको काउंट करेंगे तो हम, और यहाँ पे सिर्फ एक बार आता है जो 11। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए हैं 11, और टोटल कितने होते हैं 36। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करना है, आपको इसके लिए आइडेंटिटी आनी ज़रूरी होती है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 1। फिर यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा लगाएंगे तो एक साइन अल्फा इसके साथ कट हो जाएगा, और कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, डिवाइड में कॉट अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन साइन अल्फा जो होता है वो कॉसेक अल्फा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब एक और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इसमें कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका मतलब मैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो देखो पूरा इक्वेशन मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे कॉट पूछा था, इसलिए। यही इक्वेशन 10 में भी कन्वर्ट हो सकता था
पर वो 10 पूछते तो देखो इसको हम एक तरफ लिख लेते कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉट अल्फा, इस तरफ आ जाएगा तो -3 कॉट अल्फा प्लस 2। अब देखो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। देखो कैसे, कॉट अल्फा की जगह पे x डाल दो तो देखो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x² - 3x + 2। तो इसका आंसर तो हमें अच्छे से आता है मिड टर्म स्प्लिट करके, x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, x - 2। यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x - 2। तो इसका मतलब हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, x - 1 और x - 2 के बराबर 0। तो एक बार x के बराबर 1 होगा, दूसरा x के बराबर 2 होगा। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2। x के बराबर ही तो कॉट अल्फा था, इसलिए वापस कॉट में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। किसी को यहीं से पता चल जाता है कि भाई यही इसका आंसर तो 2 और 1 आना चाहिए, तो डायरेक्ट टिक कर दो, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम in order a12 b4y cx6 and d35 then xy is equal to 1। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देख लेते हैं। ए बी सी डी जो हमें पॉइंट दे उसी ऑर्डर में लिखने होते हैं। ठीक है, बी वाला ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो बीच में। तो ए बी सी डी पॉइंट्स लिख दिए हमने। अब उनके डायगोनल देख लेते हैं, ये आंसर डायगोनल से हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो उनके मिड पॉइंट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो B और D को देखो, उनका मिड पॉइंट निकालो। 4 + 3 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 + y डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 2। A और C को देखो सिमिलरली, 1 + x बाय 2 हो जाएगा और 2 + 6 बाय 2। अब x को x के साथ कंपेयर कर लो, y को y के साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहीं से। 4 + 3 7, 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाए, तो x के बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, पहले देख लो कि x 6 है कहीं पे, एक ही में है, तो यही आंसर है। टिक करो और छोड़ दो उसको। ठीक है, y ढूंढने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि एक ही है ना 6, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं करा के दिखा देता हूँ, बट एग्जाम में ऐसा करना है आपको। 6 + 2 8 है, 5 उस तरफ जाएगा तो 3, तो यही आंसर आना था। ठीक है, अगर 2 बार 6 होता तो मैं y को ढूंढने की सोचता, अदरवाइज तो उससे टिक कर देना है वहीं पे और आगे का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन गिवन फिगर ACB angle ACB is equal to angle CDA. AC is equal to 8 cm and AD is equal to 3 cm. Then BD is equal to what? तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिमिलरिटी फाइंड नहीं कर पाते। तो ये जो ACB है ना, उसको एक ट्रायंगल अलग लिखता हूँ मैं ACB, और दूसरा CD है तो CDA को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो हमें दिया गया है ना, उसको हम कोशिश करते हैं। ACB का मतलब कौन सा एंगल होता है, ये वाला, और CDA का मतलब होता है ये वाला। तो दोनों को मैं पहले इक्वल देख लेता हूँ फिगर की तरफ से। अब C, इसका मतलब क्या हुआ, ये C के बराबर क्या हुआ, D हुआ। इसको अच्छे से समझो। तो अब बाकी कौन से बचे, A और B, यहाँ कौन से बचे, A और C। तो दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है। अब बचा हुआ ही देखना है हमें। तो A के साथ सेट हो गया, C D के साथ हो गया, तो बचा कौन सा, B किसके साथ होगा, C के साथ सेट होगा। तो यही सारी चीज़ें हमें नीचे लिखनी है ऐसे कि C किसके सिमिलर में हुआ, D में, A के साथ, और बचा हुआ B C के साथ। तो यही सिमिलरिटी है हमारी कि भाई CAB एक ट्रायंगल हुआ और दूसरा DAC। अब सिमिलर हो गए तो हमें कैसे लिखना है, पहले 2 लेटर के नीचे ये दूसरे 2 लेटर CA/DA, फिर AB के नीचे AC और CB के नीचे DC, जो लिख दिया। अब हमें जो वैल्यूज़ दी होगी वो हम लिख लेते हैं इसको अच्छे से। तो देखो हमें वैल्यू कौन सी दी है, CA हमें दिया हुआ है 8, DA हमें दिया हुआ है 3, AB है यहाँ पे और 8 है CB और DC। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BD की, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे CB और DC की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हटा ही देते हैं हम इसको। तो देखो 8/3 इज इक्वल टू, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, ये AB पूरा है ना, तो AD + DB लिख सकते हैं। तो 8/3, ये जो नीचे वाला 8 है वो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3 और प्लस DB। तो 8 8 = 64 डिवाइडेड 3, ये +3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, 60/3 -3 इज इक्वल टू DB। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 64 - 9 3, 64 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 55/3। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 31। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A45 एंड B -2 3 इज।
तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ है, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब बीच में से मिड पॉइंट जो होता है, तो हम 4 और 5 का और -2 3 का मिड पॉइंट निकाल देते। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड 2, तो 4 - 2 2 2 डिवाइडेड हो जाएगा 2 से, तो 1 हो जाएगा। 5 + 3 8 और 8 डिवाइडेड 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये देखो 4 - 2 2 2 डिवाइडेड 2 1, 5 + 3 8 डिवाइडेड 4। तो ये जो मिड पॉइंट आया, ठीक है, बाइसेक्टर था, बीच में से जो P है वो डिवाइड करता है इक्वल हिस्से में, तो ये P14 है। अब जिस जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो मिड पॉइंट 14 देखते किस किस को सेटिस्फाई करता है। 2 × 1 -4 + 7, तो देखो आंसर 0 आना चाहिए। तो 2 + 7 9, 9 - 4 5 आएगा, 0 नहीं आएगा, कैंसिल। इसमें बी में देखो 3 1 = 3, 2 4 = 8 -7, ये भी 0 नहीं होगा। 3 1 = 3, -4 -7, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा हुआ यही है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 1 + 4 -7, 7 - 7 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन दिस गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन द वैल्यू ऑफ cot y / cot x इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो आप चाहो तो ये बी सी अपॉन ए सी करके लेके ले लो, या वेरिएबल x ले लो, x/2 ले लो। पर मैं क्या कहता हूँ, राइट एंगल है ना, तो कोई भी एक छोटी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लो और उसी से डायरेक्ट देख लो, तो फटाफट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस ट्राइंगल को ऐसे ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इस पूरी बी सी को 4 ले लेते हैं, और ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो देखो ये डी मिड पॉइंट है, तो ये 2 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो फटाफट हो जाएगा। हमें cot y चाहिए ना, तो cot y हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन में cot y इतना आता नहीं, पर हमें पता है tan y आता है। देखो tan y, देखो tan y का मतलब होता है अपोजिट साइड बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो बी सी कितना लिया हमने, 4/3, ठीक है। तो cot y क्या हो जाएगा, cot जैसे उसका उल्टा होता है, तो 3/4 हो जाएगा। अब cot x निकालेंगे वैसे ही, तो tan x निकालो पहले। जो tan x है इतना सा है, तो CD/AC, तो CD हमारे पास कितना है 2/3, तो cot x कितना हो जाएगा 3/2। बस दोनों ही वैल्यू आ गई, रख दो इस पे ऊपर, cot y/ cot x में 3/4 3/2, 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि बी सी के नीचे ए सी रखो, फिर बी सी को CD + DB लिखो, पर क्या है नंबर लेटर लिखने में और वेरिएबल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। आप नंबर लोगे तो ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इन 4 ऑप्शन में से जो 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा आंसर। तो देखो 1/13, और पहले ही ऑप्शन करते 13/100, 13 13 कैंसिल, 1/100 0.01, आ गए 2 डेसिमल, यही हमारा आंसर है। दूसरे भी चेक कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होंगे क्योंकि एक ही होना चाहिए। तो 13 1/10 तो 0.1, 2 डेसिमल प्लेस कहा था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो नीचे 13 है, तो डेसिमल पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे 100/30 यहाँ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, AB and BE of right angle at B are length of 16 cm and 8 cm respectively. Then the length of side of largest square FDGB can be inscribed in the triangle ABE is. तो देखो सबसे पहले अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की हम साइड ले लेते हैं x, वो हमें फाइंड करना है। ये पूरा AB जो है वो 16 है, तो ये जो AF है तो वो क्या होगा 16 - x होगा। सिमिलरली यहाँ BE 8 है, ठीक है पूरा, तो BG अगर x हुआ तो GE क्या होगा 8 - x होगा, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन अभी आगे करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि 2 लाइन अगर पैरेलल हो, तो सबसे पहले देखो अच्छे से यहाँ पैरेलल है क्या, FD स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो ये 90 है, तो यहाँ भी 90, यानी 2 लाइन पैरेलल हो गई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि FD पैरेलल BG। तो मैंने क्या याद करवाया था अभी आपको कि आप L बना लो सीधे सा, छोटे ट्राइंगल में पहले, फिर बड़े ट्राइंगल में। तो छोटे ट्राइंगल में L कौन सा है, AF और FD, तो आप उसे ऐसे लिख दो AF/FD। इसके बराबर बड़े ट्राइंगल में AB/BE, ठीक है। तो देखो AF क्या हो जाएगा 16 - x, FD क्या है हमारे पास x, AB क्या है हमारे पास पूरा 16 है, BE क्या है 8 है पूरा,
ठीक है, 8 टू ज़ा कट, 2 हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, तो 16 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, तो x के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर 16/3 जो बी आंसर है। ठीक है, अब यही चीज़ आप सिमिलरिटी से भी देख लो कि AFD जो है वो सिमिलर ABE के साथ होता है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से दोनों, इसलिए ये स्क्वायर है इसलिए पैरेलल हो रहा है 90-90 की वजह से। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, यही वही AF/AB, FD/B, AD/A, तो वैल्यूज़ रख दो सारे, उसी से भी आंसर हमारा यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, यहीं पे आके अटक जाएगा, तो आप आंसर होगा 16/3। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट R-13 S98 इन रेशियो K:1। ये मैंने K:1 का फॉर्मूला पहले ही लिख दिया यहाँ पे। इफ़ P लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो सबसे पहले कि कोई पॉइंट है, ठीक है, एक R है यहाँ पे -13 और S है यहाँ पे, ठीक है, S है यहाँ पे 9, 8 और बीच में कोई पॉइंट है P। ठीक है, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है K:1 में। तो P के कोऑर्डिनेट हम XY ले लेते हैं, तो ये क्या होगा XY के बराबर KX2 + X1 KY2 + Y1 नीचे K+1 से डिवाइड हो जाएगा। तो X और Y क्या हो जाएगा K, X2 हमारा क्या है यहाँ पे 9, X1 क्या है हमारा -1 और नीचे K+1, Y2 क्या है हमारे पास 8 प्लस Y1 क्या है हमारे पास 3 और K+1। तो देखो हमें X और Y मिल गए 9K - 1 अपॉन K+1 एंड 8K + 3 अपॉन K+1। अब ये जो एक्स वाई मिले उनको इसी लाइन में रख दो जो दिया है हमें x - y + 2। तो x है हमारे पास 9K - 1 अपॉन K+1 माइनस y क्या है 8K + 3 अपॉन K+1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 9K - 1, ये ध्यान से माइनस है तो इसको ब्रैकेट लगा के करना, ठीक है, सिर्फ 8 को ही माइनस मत देना, दोनों को माइनस लगता है। और यहाँ पे LCM ले लेते 2 × K+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 9K - 1 माइनस 8K - 3 प्लस 2K + 2 मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 9K में से 8K जाएंगे तो 1K बचेगा, 1K + 2K 3K, -1 - 3 -4 + 2 कितना हो जाएगा -2। तो K के बराबर आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज व्हाट। तो देखो सबकी साइड कितनी दी हुई है स्क्वायर की 14, यानी सारे साइड सेम होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो पोर्शन में करते हैं, एक शेडेड पोर्शन पूछा है तो ऊपर वाला पहले निकालते हैं और फिर बाद में नीचे वाला निकालते हैं। तो देखो ऊपर वाला तो काफ़ी सिंपल है कि एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन इज इक्वल टू, तो ये तो बेटा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr²/2, ठीक है, होल एरिया ऑफ सर्कल πr², सेमी सर्कल है उसका आधा हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22 लेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7 × 7 और नीचे 2, ठीक है, आर 2 बार यहाँ पे लिख दिया है और नीचे 2 और पाई की वैल्यू 22/7। तो इसे हम कट करेंगे, 2 11 × 7 क्या हो जाएगा 77। ये किसका निकाला, सिर्फ फर्स्ट पोर्शन का निकाला हमने। अब नीचे वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसमें ये जो है ये दोनों ही क्या है एक्चुअली, तो सर्कल का एक क्वाड्रेंट्स पार्ट है, यानी सर्कल का एक चौथा पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बचा हुआ है ये हाफ स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से 2 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो देखो उसे कैसे लिखते हैं हम कि एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो, ठीक है, तो एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, हमें सिर्फ ये येलो लाइन के नीचे वाले एरिया में से ही 2 क्वाड्रेंट माइनस करने, 2 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, और हाफ के लिए नीचे 2 × क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है πr²/4, 2 क्वाड्रेंट है इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 2 7 कट हो जाएगा, 14 7 हो जाएगा 98 और 2 बाकी सारी वैल्यू लेंगे, तो 7 7 कट कर दो,
2 2 जा कट कर दो, 2 11 जा कट हो जाएगा, 11 2 2 7 77 हो जाएगा। तो 98 में से 77 जाएंगे तो कितना बचेगा 21। फर्स्ट पोर्शन का 77 आंसर था, सेकंड का 21 है, दोनों का हम प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाता है 98। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। तो मैं पहले वाला ही एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे उनकी रेडियस कितनी है 1 दी गई है। सच अ वे दैट कॉर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली जो लाइन बीच में दी है वो भी 1 दी हुई है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। तो टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन ओनली, ये वाले जो रीजन्स है वही डॉटेड रीजन की बात कर रहे हैं। द थिकनेस ऑफ रिंग टू बी नेग्लिजिबल। ओके, तो देखो सबसे पहले इसको समझो अच्छे से। ये क्या है हमें कि हम पहले एक काम करते हैं, सिर्फ इतना, ये जो एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट है उतना एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, मैं सिर्फ इतना पोर्शन को निकालने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ भी बीच में ऐसा होगा, एक तीसरा और चौथा, 5th 6 बीच में जो होगा वो 7 और 8, यानी एक लाइन सेगमेंट का हम एरिया निकाल देते हैं, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगुलर माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये 1 1 1 था, इसका मतलब वो इक्विलेटर ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला √3/4a²। तो बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पे कि देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू 1 × 1, थीटा कितना होगा क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो 60 और नीचे 360 माइनस √3/4, तो 66 जा कट। ठीक है, ये 11 हो जाएगा। 22 अच्छा पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है तो 22 नहीं रखते, इसे पाई ही रहने देते। तो हमारा आंसर कितना आया π/6 माइनस √3/4। तो ये तो किसका है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट का आया। ऐसे कितने हैं 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी थी, ऑप्शन में सारे पाई की में आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। इफ़ 2.5 आर द जीरो ऑफ px² + 5x + r देन। तो देखो ऐसा क्वेश्चन 9th में आते थे कि जो जीरो होते हैं उसके बराबर हम p of x लिख देते हैं, p of x = px² + 5x + r। अब p of 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो p of 2 x की जगह पे 2, तो p2² + 5/2 + r हो जाएगा। तो जैसे ही ये जीरो होता है तो ये p of 2 क्या हो जाता है, वो पूरी एंटायर वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है, तो ये 4p हो जाएगा, फिर 10 + r। ठीक है, तो ये 2 रखने से एक इक्वेशन मिलता है। वैसे ही आप 1/2 रखोगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है ना। अब इक्वेशन मिल गया, डायरेक्ट उठाओ इसमें पुट करो, p और r की वैल्यू जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो p और r 2 है, पॉजिटिव रखेंगे तो ये ज़ीरो कभी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा चेक करो, pr = -2 रखो यहाँ पे, p की वैल्यू भी -2 बोल रहा है 10, और r की वैल्यू भी -2, -8 + 10 -2, आ गया आंसर 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये रखोगे तो भी नहीं आएगा, ये रखोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है ना। यहाँ पे ये 1/2 0 होगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा, फिर आप उसको एलिमिनेशन क्रॉस या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे, फिर p और r की वैल्यू आएगी, पर यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर जो है वो सर्कल में कुछ इस तरह से इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो सर्कमफरेंस जो दिया है 100 सेंटीमीटर, हम सबसे पहले वो निकाल देते हैं। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, πd या 2πr होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने πd लिया हुआ है। तो देखो सर्कमफरेंस हमें कितना दिया है 100। अब हमारा आंसर यहाँ भी पाई में है, देखो तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूँगा, तो मुझे डायमीटर कितना मिलेगा 100/π मिलेगा। अभी एक्चुअली जो डायमीटर है वो यही वाला है, देखो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यही तो डायमीटर है एक्चुअली। ठीक है, बीच में सेंटर्स में से पास होता है, तो ये d है, और स्क्वायर है तो सारे साइड क्या ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में सारे एंगल कैसे होते हैं 90, यानी अगेन हम कहाँ जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम ये ट्राइंगल को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि x² + x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d²। तो x² + x² कितना हो जाएगा 2x²। d हमें कितना दिया है 100/π का होल स्क्वायर,
तो हम आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर के बराबर क्या होगा, 100/π का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे एक्स क्या मिल जाएगा, 100/√2 एंड पाई। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उनका, और 2 का √2 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को मैं 52 लिख सकता हूँ और √2, तो इसे हम कट करेंगे, √2 और एक √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 के बराबर क्या होता है, √2 × √2 होता है। तो एक √2 गया, एक √2 बचा यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा 50√2 डिवाइडेड बाय पाई, जो कि आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3x + y इज इक्वल टू 243, देन 243x - y इज इक्वल टू 3 इज। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं इसमें। देखो, इसमें पावर और एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है कि 3x + y इज इक्वल टू 243। तो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके 3/5 लिख सकते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन देखो, 243 है, तो अभी तो 243 को हमने 3/5 लिखा, पर इसके साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में क्या है, x - y है, इज इक्वल टू 3/1। अब जब बेस सेम होता है तो हम पावर इक्वल बता सकते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5x - 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो, ये दो इक्वेशन मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1, ठीक है। तो उसी तरह से तो देखो, a1/a2 निकाल लेते हैं हम, कितना होगा, 1/5। b1/b2 निकाल देते हैं, b1 है मेरे पास 1 और b2 है -5। देखो, ये दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे, तो ये पहली ही कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, a1/a2 b नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारा आंसर क्या होता है उसमें, ठीक है, b1 होगा, यूनिक सॉल्यूशन आंसर होगा, या इंटरसेक्टिंग हम जिसे बोलते हैं। ओके, तो इसमें आंसर बी होगा। अब सेक्शन सी देखिए, जिसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है एनी, जो यहाँ से जंप लगाती है वह यहाँ पे, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, यहाँ पे जिस हाइट पे वो खड़ी है उसका हाइट है 48 फीट, और इसका एक इक्वेशन दी है उसकी हाइट का, -16t² + 8t + k। तो उसको हम देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन में k की वैल्यू कब है, तो देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो कि जब वो यहाँ पे खड़ी रहती है तब उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 48 फीट दी हुई है, ठीक है, उसकी 48 दी है। पर जो उसका टाइम कब काउंट होता है, जब वो यहाँ से जंप लगाती है। तो अब वो वहाँ पे सिर्फ खड़ी है, तो वो टाइम तो उसका काउंट नहीं होगा, यानी उसका टाइम उस वक्त कितना होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं कि h(0) टाइम की जगह पे 0, क्योंकि वो अभी जंप स्टार्ट नहीं किया उसने, तो -16 t की जगह पे 0 रखो, 8 × 0 + k, ठीक है। तो जब 0 है, वो खड़ी है वहाँ पे, तो कितनी हाइट है, 48। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और k, तो k के बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 48। अब इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इसी k की वैल्यू हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करनी है। k = 48। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब k की जगह पे 48 हमें इस क्वेश्चन में रखना है कि व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। उसने जंप लगा दिया अंदर, तो कितना टाइम लगता होगा उसे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो, जब अगर उसने जंप लगा दिया, पानी में चली गई यहाँ पे, तो उसकी जो हाइट यहाँ पे 48 थी, वो तो अब क्या हो गई, 0 हो गई, यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो -16t², ठीक है, -16t² + 8t + k। अब k की वैल्यू हमें पता है 48 है। और सब में देखो 16, 8 और 48 है, तो सारे नंबर है वो 8 से डिवाइड होते हैं, तो उसे 8 से सबको डिवाइड करो, 8 2 हो जाएगा, 8 1 और 8 6। सबको एक तरफ ले लिया, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गए, माइनस इस तरफ आया तो ये प्लस हो गया, बाकी ये दो प्लस थे वो माइनस हो गए। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं अच्छे से कि 2t² - 4t + 3t हो जाएगा इसका, -2 6 12 था, तो 2t कॉमन निकल जाएगा, तो t - 2 + 3 × t - 2। तो देखो t - 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और 2t + 3, तो t के बराबर 2 आएगा, और एक t के बराबर -3/2। तो टाइमिंग कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, t के बराबर 2 सेकंड्स। ठीक है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना होता, आपको तो यहीं से देख के पता चल जाना चाहिए कि जो माइनस वाला होगा वही आंसर होगा, ये माइनस मतलब प्लस में हो जाएगा वो, t - 2 = 0, तो आपका आंसर आएगा 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, रीता's हाइट इन फीट अबव वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल। ठीक है, कोई अनदर स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, फॉर 0, -1 and 2 देन p of t इज गिवन बाय। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो ऊपर वाले पोर्शन की,
कि 0 उसके दे दिए, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर होगा। तो -1 और 2 है, तो एक काम करो, कोई भी एक नंबर लो और सब में रखो। तो देखो ये दोनों, ये 2 को ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 - 2 4 होगा, 0 नहीं होगा, तो ये इक्वेशन हमारा आंसर नहीं होगा। यही 2 सेकंड वाले इक्वेशन में रखो, तो 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -1, ये भी 0 नहीं होगा। सॉल्यूशन भी मत निकालो, यहीं से पता चलता है ये 0 है दोनों, तो इक्वेशन 0 होना चाहिए, देख के ही पता चल जाता है। तो आगे मेहनत ही मत करो, टाइम सेव करो। देखो दूसरा, इसमें थोड़ा ध्यान लगा देना, बड़े नंबर है इसलिए। 2 का स्क्वायर -24 × 2 + 48, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 24 4 = 96, -24 2 = 48 + 48, ये कैंसिल हो रहा है, 96 अभी भी बच रहा है, ये भी नहीं होगा। अब तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, इसका मतलब डी होगा आंसर। तो देखो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो 48 और 48 96 हो जाएंगे, और ये -96 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखो मैं जो -1 था उसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, एक ही 0 से आंसर निकल गया। दोनों से चेक करना ज़रूरी है क्या इक्वेशन सेटिस्फाई? हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता जिसमें 2 सेटिस्फाई होता तो मुझे -1 चेक करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक से कर लो, वहीं से आंसर मिल जाता है हमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, a polynomial q of t with sum of 0 as 1 and product is -6 is modeling Anu's height fit in above the water at any time t in second, then q of t is given by। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से होता है, ठीक है, मैं दोनों तरीक़ों से समझाऊंगा आपको। कि एक प्रोडक्ट है जिसका सम 1 दिया है, और सम दम दिया है, और प्रोडक्ट -6 दिया है। तो देखो इसको कैसे देंगे, ये फॉर्मूला हमें पता है, t² - sum of 0 t + प्रोडक्ट ऑफ 0। बुक में ये फॉर्मूला x में दिया हुआ है। तो देखो सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इंटू टी + प्रोडक्ट ऑफ 0 -6, तो t² - t -6। तो अब देख लो कौन सा मैच होता है। ये तो होगा ही नहीं कभी, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 8 है, एक्स्ट्रा है, इसका मतलब समझ लो उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8t² - 8t -48 होगा। या तो जो माइनस में उनको प्लस बना दो और प्लस को माइनस बना दो, दोनों इक्वेशन सेम होते हैं इसलिए। अब देखो कौन सा दिया है आपको, तो आई थिंक सी वाला दिया हुआ है आपको। तो एक तो तरीका ये है, आपका आंसर आ जाएगा ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझने की कोशिश करो। देखो सम ऑफ 0 1 दिया है, सम ऑफ 0 से हमें क्या याद आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा याद आता है, -b/a। तो चेक करते हैं ना, ये 1 आता है, तो किसका -b/1 आता है, इस इक्वेशन में सब में चेक करो, जिसमें आ जाता होगा वो हमारा आंसर है। इसमें b कितना दिया है 1, a कितना दिया है 1, और हमें -b/a चेक करना है ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा आंसर, -1 आएगा आंसर, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये नहीं आएगा। उसमें भी, इसमें भी सेम -1 आंसर आएगा, हमें तो 1 आंसर चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। फिर ये वाला देखो सी में -b/a चेक करो, तो b कितना है 8, और a कितना है -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देखो आ गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट वाला भी देख लो, -b/a, तो -b कितना है 8 है, और ये 8, तो देखो तो इसका आंसर भी कितना आया 1 आया। तो देखो ये जो ऑप्शन सी है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेटिस्फाई किए। तो आप प्रोडक्ट चेक कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट भी तो चेक करना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = c/a, ठीक है। तो इसमें c/a चेक करो, c कितना है 48, और a कितना है -8, तो -6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसमें देख लो डी में सेटिस्फाई नहीं करता होगा, अल्फ़ा बीटा = c/a, तो c क्या है 48 और a क्या है 8, तो इसमें +6 आंसर आ रहा है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, या ऐसे इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ k = व्हाट। सबसे पहले जीरो का मतलब समझो कि अगर किसी इक्वेशन का जीरो अगर मैं 2 समझता हूँ, उसका नेगेटिव क्या होगा -2, यानी उन दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूँ तो कितना आंसर आता है 0 आता है। तो बस उसी को यहाँ पे समझते हैं। तो देखो अगर जीरो दोनों नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, तो इसका मतलब ये मैं फॉर्मूला लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का एडिशन 0 ही होगा, जैसे हमने 2 - 2 का देखा अभी, इसलिए। तो b कितना है हमारे पास k - 3, और a कितना है हमारे पास -12, तो -12 × 0 क्या हो जाएगा 0, -k, और ये माइनस अंदर जाएगा तो +3,
तो +3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अब ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको पता है कि जो ये 0 है तो डिनोमिनेटर कोई भी हो वो वहाँ जाके क्या होगा 0 होगा, यानी कि आपका आंसर क्या है यहाँ पे। अगर आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीक से करोगे ना, RDRS में क्वेश्चन है इसके कि नेगेटिव ऑफ ईच है, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि -b इज इक्वल टू 0 ढूंढना है, ये भी नहीं करना पड़ेगा फिर आपको डायरेक्टली। तो -k-3 इज इक्वल टू 0, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इसी स्टेप पे पहुंचोगे, तो आपका आंसर विद इन 10 सेकंड आ जाएगा। ओके, सेकंड केस स्टडी देखते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ट्राइंगुलर EHJ। तो सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट देखते हैं, 2 1 है, फिर H के देखो -2 4 और J के देखो -2 -2। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड 3। तो x1 क्या है हमारे पास 2 है, x2 -2 और x3 -2। तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 - 2 प्लस तो माइनस हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ 3, ठीक है। और उसके बाद y1 कितना है 1 + 4 - 2 डिवाइडेड 3। तो ये 2 2 कैंसिल, -2/3। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे और यहाँ पे ये दो ऑप्शन गए, ठीक है। 1 + 4 5, 5 - 2 3/3, यानी कि -2/3 और 1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इफ P नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A and G एंड APG आर इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। तो हमें P एक्चुअली क्या दिया, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो A हमारे पास कितना है 3 6 और G कितना है 1 - 3, तो इनका मिड पॉइंट निकाल दो डायरेक्ट। 3 + 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइडेड 2 2। तो सबसे पहले देखो 2 कहाँ पे, तो B और C में से कोई आंसर होगा। फिर 6 + 3, ठीक है, -3 है, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2, तो 2 3/2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। स्ट्रेट लाइन में अगर इक्वी डिस्टेंस में तो वो मिड पॉइंट ही होता है, तो डायरेक्ट आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम I and E। तो सबसे पहले इसे अच्छे से देखो, अगर x एक्सिस है तो उसका y 0 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन रिमूव कर दो जिसका y 0 ना हो, तो ये नहीं है और D भी नहीं है, ये दो तो गए B और D। अब क्या बचा A और C। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे ये होता है कि आप यहाँ पे I है, यहाँ पे P है, E है और बीच में P ले लो, फिर आप PI = PE ले लो और इस तरह से करो, ठीक है। ये ऑर्डिनरी तरीका है, आप इससे कर सकते हो, पर इसे ध्यान से देखो मैं इसे कैसे करता हूँ। तो देखो मेरे पास I और E के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं, क्या है -1 और 1 और E है। तो सिर्फ हमें क्या है y तो उसका 0 है ऑलरेडी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से y 0 है उसका, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, -1 0 1 और 2। देखो मैं इसका आंसर कैसे निकालता हूँ, इक्वी डिस्टेंस पे है ना, तो देखो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ये सिर्फ x एक्स से कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल डिस्टेंस पे मिलने चाहिए ना, तो 0 और 1 पे आके रुके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ वाला, यानी ये क्या होगा 1/2 होगा। 0 और 1 का बीच का पॉइंट क्या होता है 0.5, तो हमारा आंसर x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 होगा। मैंने दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया है और y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 1/2 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो बेसिक सैम्पल पेपर के ऊपर आएगा और उसके बाद सीधा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी शॉर्टकट है उसके लिए एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आती उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, मोर देन 30+ होंगे, तो आपको वो कवर हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेयर Q such that his distance from K twice his distance from E and K when Q E are collinear। देखो इसे अच्छे से देखो, अब इसी क्वेश्चन को भी, ये K क्या दिया हुआ है हमें -4 and 1, ठीक है, और Q हमें फाइंड करना है, E हमें दिया हुआ है 2 and 1। अब Q कहीं बीच में है, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना, Q कहीं बीच में है वहाँ पे, और उसमें क्या कहा है Q K से जो है वो ट्वाइस डिस्टेंस पे है और E से जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस, यानी 2:1 रेशियो में। तो देखो ये ऐसा दिया हुआ है कुछ, ठीक है, Q यहाँ है, यहाँ पे K है जो 2:1 में ट्वाइस डिस्टेंस पे, और यहाँ पे E है,
ठीक है, यहाँ पे ये -4 1 है और यहाँ पे कितना है 2 1। तो अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, आप क्या mx2 + nx1 डिवाइडेड करके कर सकते हो। पर देखो मैं इक्वेशन कैसे करता हूँ, इस चीज़ को समझना अच्छे से। -4 -3 -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 2:1 पे है ना ये, ठीक है, तो 2:1 का मतलब 2 + 1 3 होता है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। 2:1 का अगर दूसरा फॉर्म ले लूँ, इसको डबल कर दूँ, मैं 4:2 कर सकता हूँ, आंसर तो वही रहेगा। तो बस 4:2, 4 + 2 कितना होगा 6 होता है। तो देखो अब हमारा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे शॉर्ट तरीके से होता है, तो K से 4 डिस्टेंस की तरफ जाओ, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0 होगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। पहला कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में ही है, तो ये डायरेक्ट आंसर निकलता है। और वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों का क्या है 1 है, तो क्यू का भी क्या होगा 1 ही होगा। इस शॉर्टकट को समझने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊँ ना उस चैप्टर के लिए, तो उसमें आप देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं इसी मेथड से करूँगा। आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ में आए तो, अदरवाइज चैप्टर का जो आएगा पूरा वीडियो उसके ऊपर देखना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा 0 1। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो देखो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, देख लो जो अभी ट्रिक सिखाई उसमें। तो y है तो पहले x तो 0 ही डाल दो, ठीक है। तो b और d में से कोई आंसर होगा, ठीक है। पहले a और c तो निकल गए क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 होगा। तो b क्या है हमारे पास, देखो b है हमारे पास 4 3 और c हमारे पास क्या है 4 और -1, ओके, ठीक है। बी और सी से इक्विडिस्टेंट y एक्सिस पे, तो उसका x तो 0 ही होगा। तो अब सिर्फ y को ढूंढो 3 से लेके -1 तक, ठीक है। उनके बीच का पॉइंट कहाँ है ना, तो ठीक है। तो -1 0 1 2 और 3, इनके बीच का नंबर ढूंढते हैं। एक यहाँ से, एक दूसरा और यहाँ पे, तो बीच में कौन आ रहा है 1 आ रहा है, यानी 0 1 आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप उसके डिस्टेंस के बिना भी इस तरह से नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से सीख सकते हो, बहुत ईजी से हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर से वीडियो आएगा, वो डिटेल से अच्छे से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेसिक पेपर के लिए आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई क्वेश्चंस में नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।